ओजोन दो प्रकार का होता है, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ये क्या है गुड ओजोन बैड ओजोन की कहानी क्या है, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये O2 टूटा O के अंदर, फिर ये O2 और इस O का आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ और ये बना O3। ध्रुवीय क्षेत्रों में ही हम कई बार सुनते हैं अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल हो गया, आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल हो गया। क्यों भाई, विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्यों नहीं होता? इसकी जगह जब ये लेके आए, ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये किसको कर रहे बच्चा? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये है क्या? अब इस नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे 8 मिशन है बच्चा, 8 मिशन है, आठों के नाम याद रखने होंगे। फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी रणनीति क्या है, क्रियान्वयन का ढांचा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या उम्मीदें की जा रही है। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? PW ओनली IAS के इस यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बच्चा लेक्चर नंबर 6 करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे, और टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पार्ट 2। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे? टॉपिक ये रहेगा बच्चा हमारा ओजोन परत क्षरण, ओके। और इस ओजोन परत क्षरण पर जो फिर हमारा वियना कन्वेंशन है उस पे हम बात करेंगे, कन्वेंशन। हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करेंगे किगाली समझौता, ये सब हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, भारत का जलवायु परिवर्तन से लड़ने का जो राष्ट्रीय कार्यवाही क्या है उस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ संभव 2026, ये UPSC प्रीलिम्स 2026 को टारगेट बनाकर एक ये सीरीज चलाई गई है PW ओनली IAS के द्वारा। फ्री बैच है बच्चा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। PDF पाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एक पूरी फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर टीम कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्रारंभ 2.0 जो 2028 को टारगेट करके बैच बनाया गया है 29,999 रुपये में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच है जो 2027 को टारगेट करके बनाया गया है 13,499 रुपये में, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हो तो 29,999, 2999, 29,000 वाला तो ये है प्रारंभ, ये 2999 रुपये में आप सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा ओजोन। सबसे पहले जानेंगे ओजोन, इसके निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे बनती है ओजोन, ओके। फिर ओजोन के बारे में आपने सुना होगा, गुड ओजोन भी होती है, एक आपकी बैड ओजोन होती है। तो गुड ओजोन, बैड ओजोन क्या है? ओजोन क्षरणकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? ओजोन क्षरणकारी पदार्थ, ओके, ये कौन? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करेंगे हम, जिसको हम ODS बोलते हैं। कहाँ से आते हैं, कौन से पदार्थ है? फिर आपने बात सुना होगा बच्चा ओजोन होल। ओजोन होल आप देखते हो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में ही क्यों? ध्रुवीय क्षेत्र में ये आपको घटना देखने को मिलती है, तो कैसे होता है ओजोन होल, हम इस पे भी बात करेंगे, ओके। चलिए फिर आगे हम बात करेंगे वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, फिर किगाली एग्रीमेंट की बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले बेसिक समझते हैं ओजोन बनता कैसे है, ओके। तो बनने से पहले मैं आपको बता देता हूं ओजोन दो प्रकार का होता है बच्चा।
ओजोन दो प्रकार का होता है, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ये क्या है गुड ओजोन बैड ओजोन की कहानी क्या है, ये एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपकी पृथ्वी है बच्चों, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ आप जानते हो हमारा एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी लेयर्स है, वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। आपने नाम सुना होगा, क्षोभ मंडल का नाम सुना होगा, समताप मंडल का नाम सुना है, मध्य मंडल का नाम सुना है, ताप मंडल आयन मंडल का नाम सुना है, और आपने बहिर्मंडल का नाम अवश्य सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। तो हमारा जो ये समताप मंडल है, इस समताप मंडल के अंदर एक सर्टेन हाइट पे आपको एक गैस का कंसंट्रेशन मिलता है बच्चा, है ना, वो गैस है ओजोन, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर का काम ये है बच्चा, ये सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो विकिरणें होती है ना, यूवी रेडिएशन, हानिकारक यूवी रेडिएशन को ये रोकती है और पृथ्वी के एक सुरक्षा कवच के जैसे काम करते हैं। दैट्स वाई हम इस ओजोन को हम बोलते हैं गुड ओजोन, ठीक है। एक दूसरी ओजोन होती है जो हमारी धरातल के नजदीक पाई जाती है, ये पृथ्वी का धरातल है, यही हमारे आवास है बच्चा, यहीं पे, ठीक है, यहीं आपकी इंडस्ट्रीज है, सब धरातल पे ही तो है, यहीं आपके व्हीकल्स वगैरह सब है, हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटी यहीं पे हो रही है। तो एक ओजोन जो क्षोभ मंडल में धरातल के नजदीक पाई जाती है, एक ओजोन, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और सनलाइट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी रिएक्शन से बनती है O3। ये वाली जो ओजोन है एक पोल्यूटेंट के रूप में काम करती है, दैट्स वाई हम इस ओजोन को हम बोलते हैं, इस वाली ओजोन को हमने बोला बैड ओजोन। ये बैड ओजोन है, हमारे लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड ओजोन की और बैड ओजोन की। गुड ओजोन वो है जो आपकी समताप मंडल में मिल रही है, 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिल रही है। अच्छी क्यों मानी जाती है, सूरज से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को ये अवशोषित कर लेती है। तो सूरज से आ रहा है यूवी रेडिएशन, उसको ये रोक लेती है, ओके, उसके कुछ भाग को पूर्णतः नहीं रोकती। ये यूवी रेडिएशन भी तीन तरह का होता है बच्चा, ये यूवी रेडिएशन भी तीन तरह का होता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ओके। इसके कुछ पार्ट को आने देती है और जो हार्मफुल है उसको ये रोक लेती है। सेकंड है बच्चा धरातल के नजदीक जो पाया जाने वाला आपका क्षोभ मंडल में पाए जाने वाली जो ओजोन है, धरातल के नजदीक बनती है तो क्षोभ मंडल में जमीनी स्तर पर यह मिलती है, ये एक वायु प्रदूषक के रूप में जानी जाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना बच्चा, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं जिसको आप, उसको ये नुकसान पहुंचाती है, ओके। तो ये वाली है बैड ओजोन। तो आज की हमारी क्लास का चर्चा का विषय ये बैड ओजोन नहीं है, चर्चा का विषय है ये गुड ओजोन जो हमारे लिए लाभकारी है, इसके सामने क्या समस्याएं पैदा हो रही है। तो ये ओजोन सबसे पहले समझते हैं बनती कैसे है। ओजोन निर्माण का जो पूरा चक्र है उसको बच्चा हम जानते हैं चैपमैन साइकिल के, किस नाम से, चैपमैन साइकिल के नाम से हम जानते हैं। इस चैपमैन साइकिल में होता क्या है, होता क्या है, आपके वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन तो है ही है बच्चा, ऑक्सीजन है, तो जब सूरज से यूवी रेडिएशन आता है बच्चा, तो कुछ ऑक्सीजन के जो आपके मॉलिक्यूल्स है टूट जाते हैं और वो एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, समझे। ये टूट के किस में हो गया बच्चा, यूवी रेडिएशन आके टकराई
तो ये ऑक्सीजन के 2 आपके यहां पे एटम हो गए। अब ये जो क्या हो गया, बहुत सारा ऑक्सीजन पहले से ही है, इस O2 के साथ ये O जुड़ जाता है, केमिकली रिएक्ट करता है और बनता है O3। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये O2 टूटा OO के अंदर, फिर ये O2 और इस O का आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ और ये बना O3। फर्दर इस O3 का कुछ भाग फर्दर टूट जाता है, फिर वापस से O2 और O में टूट जाता है, ठीक है। तो ये एक चक्र चलता ही रहता है, चक्र ही चलता रहता है। इस पूरे चक्र को हम बोलते हैं चैपमैन साइकिल के नाम से जाना जाता है। बच्चा याद रहेगा आपको, पूरे इस चक्र को किस नाम से जानते हैं? चैपमैन साइकिल के नाम से। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं का समूह है, ओजोन को O3 लिखते हैं बच्चा। प्रोसेस क्या होता है, सूर्यताप के साथ आने वाली पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को तोड़ देती है, तो ऑक्सीजन को तोड़ देती है तो फिर OO बन जाता है, O और ऑक्सीजन के साथ ये केमिकली रिएक्ट करके बनाता है O3, ठीक है। कोई और दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके साथ भी ये रिएक्ट करके बनाएगा O3। इस तरीके से हमारी ओजोन बनती है समताप मंडल की। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का ओजोन में बदलना और वापस ऑक्सीजन में बदलना, ये वापस से ओजोन फिर टूट जाती है और फिर बनती रहती है। तो ये पूरा चक्र बच्चा ऐसे ही चलता रहता है, चैपमैन साइकिल है। ओके, अब बनती कहां पे है ये पूरी प्रक्रिया? 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पूरी प्रक्रिया समताप मंडल के अंदर होती है। अब ये ओजोन जो समताप मंडल तो आप जानते हो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है धरातल से, और ये आपको ओजोन मिल रही है 18 से 35 के बीच में, 18 से 35 किलोमीटर के बीच में मिलती है आपको ओजोन। तो ये ओजोन क्या कर रही है, यूवीए, मैंने बताया था 3 तरह की है बच्चा, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए को तो आने देती है पृथ्वी पर, है ना, ओके। यूवीबी के कुछ हिस्से को आने देती है, पूरा यूवीबी नहीं आ रहा, इसके कुछ हिस्से ही पृथ्वी पर आ रहे हैं। और जो यूवीसी है इसको ये रोक लेती है, इसको यहीं रोक लिया, देखो इस ओजोन ने इसको यहीं रोक लिया। तो अगर यूपीएससी कभी स्टेटमेंट बना के देता है कि ओजोन लेयर पराबैंगनी विकिरण के समस्त भाग को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती, तब मामला गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना, सोच समझ के जवाब देना इसमें। अब ये क्या कहते हैं, अब ये जो पराबैंगनी विकिरण है ये आयनीकरण प्रभाव उत्पन्न करती है। आयोनाइजेशन मतलब आपके अणुओं को तोड़ने का काम है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देती है। तो इससे क्या होगा, आयनीकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक बंधों को तोड़ देती है। अब जब आप जानते हो बच्चा, हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में भी बहुत सारे हमारे जो सेल्स है उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स है बच्चा, ओके। फिर आप जानते हो डीएनए, आरएनए, इतना सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये ओजोन क्या करती है, अगर ये धरातल पे आ गई हार्मफुल, तो आपके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इससे क्या होता है बच्चा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा, फसलों को भारी नुकसान होगा। तो ये हार्मफुल है। और सिर्फ जीवित चीजों पे ही नहीं, बल्कि साथ के साथ अगर मैं ये कहूं, आपके बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। चलो फिर, अब अपराधी कौन है, मतलब ये कार्य ओजोन, आपके मन में आएगा ना सर ये ओजोन, फिर ये ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, क्षरण कैसे हो रहा है? तो ओजोन क्षरण के बच्चा मानवीय गतिविधियां प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। हम कुछ ऐसे रसायनों को रिलीज करते हैं जो समताप मंडल में पहुंचकर उस ओजोन को क्षरण करना शुरू कर देते। कौन है वो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एरोसोल में, रेफ्रिजरेटर्स में और विलायकों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बच्चा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी है, इसका भी इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। फिर है कुछ हेलोन्स ग्रुप है बच्चा, आपने देखा हो कई बार आग बुझाने वाले जो डिवाइसेस होती है उनमें, तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अग्निशमक यंत्रों में प्रयुक्त होते हैं ये। और उसके बाद बच्चा देखो अन्य आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनका भी नेगेटिव इंपैक्ट है ओजोन लेयर के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे
पदार्थ है जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, वायुमंडल में छोड़े जाते हैं और जैसे ही समताप मंडल में पहुंचते हैं वहां ओजोन को क्षरण करना शुरू कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये पूरे विनाश की प्रक्रिया होती कैसे है? विनाश की प्रक्रिया मतलब ये पूरा केमिकल रिएक्शन है क्या? वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। अब ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे हमने ये बताया था ना अभी, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? जो रेफ्रिजरेंट में आप इस्तेमाल कर रहे हो, सॉल्वेंट में इस्तेमाल कर रहे हो, एरोसॉल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा ये केमिकल फॉर्मूला है। अब कहते हैं इस पे आई यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण इस पे आके टकराई, क्योंकि ये मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होकर समताप मंडल में पहुंच गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर यूवी रेडिएशन आके इस पे टकराता है, तो इससे क्या होता है बच्चा? इससे क्लोरीन अलग हो जाता है ना? ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन अलग हो गया, इससे क्लोरीन अलग हो गया। अब ये क्लोरीन क्या करता है? ये क्लोरीन केमिकली रिएक्शन करता है किसके साथ? O3 के साथ। O3 के साथ, O3 के साथ क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? O3 में से क्या ले लेगा? एक O को ले लेगा अपने पास, तो क्या बनेगा? ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ आ गया। अब ये दो क्या बनाते हैं? ये ऑक्सीजन बनता है। तो बेसिकली क्या हुआ? आपका ओजोन ब्रेक डाउन हो गया। किस वजह से? इस ओजोन के साथ जब क्लोरीन ने केमिकली रिएक्शन किया तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना और यहां से फिर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये पूरी कहानी हुई। अब आप एक देखो, एक सिंगल, बच्चा कहते हैं एक सिंगल क्लोरीन परमाणु, अगे सिंगल क्लोरीन का एक परमाणु ना हजारों ओजोन को तोड़ सकता है। ठीक है, तो एक एकल क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है, इतना पावरफुल होता है। और सबसे बड़ी समस्या, ये वायुमंडल में 40 से लेकर 150 साल तक रह सकता है। कौन? क्लोरीन। और एकल परमाणु हजारों ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। तो वही कह रहा है ये। तो क्लोरीन का वायुमंडल में जीवन काल भी 40 से 150 वर्षों तक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो बड़ा डेंजरस है। एक बार अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो ये तो बवाल मचा देगा। ओजोन, सिंगल क्लोरीन का परमाणु हजारों ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या करना होगा? इसको शांत करना होगा। इसको बोलेंगे भैया तू अपना ये विनाशक रूप है, इसको थोड़ा सा वायलेंट मत बन, शांत होके बैठ जा। अब कहते हैं इसे केवल, अब इसको अगर शांत करना है, किसको? ये क्लोरीन वाले जो रिलीज हो गए, कहते हैं इसे केवल नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के ही, किसको? ये जो क्लोरीन ये पागल हो चुका है ना, बिल्कुल ओजोन के पीछे पड़ गया है तोड़ने के लिए। कह रहे इसको सेटल्ड अगर आपको करना है तो ये दो चीजों के साथ अगर इसको केमिकल रिएक्शन ये कर जाए तो ये शांत हो जाएगा। क्या? इसे कहते हैं नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो HCl और ClO, जैसे आपके रूप में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो ही ये शांत हो जाएगा। ओके, चलो आ गई पूरी कहानी समझ में। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ही हम कई बार सुनते हैं अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल हो गया, आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल हो गया। क्यों भाई? विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्यों नहीं होता? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्यों नहीं होता ओजोन होल? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा? ध्रुवीय क्षेत्र में ही ओजोन होल क्यों होता है? उसका एक रीजन है जो हम अब समझने वाले हैं कि ये छिद्र सर्टेन रीजन में ही क्यों हो रहा है। जैसे हम बात करें साउथ पोल की बात करें, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें, यहां पे ऐसा क्या हो रहा है? कह रहे जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहां पे विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बोलते हैं जिनको PSC। ओके, तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का एक कंसेप्ट है इसमें, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। तो ध्रुवों पर अत्यधिक निम्न ताप के कारण विशेष प्रकार के ये बादल बन जाते हैं। यहां पे ये विशेष प्रकार के पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए, दिख रहे हैं आपको?
और ये कब बनते हैं? जब बहुत कम तापमान हो, माइनस में 60, माइनस में 70 डिग्री सेल्सियस, उतना जब तापमान चला जाता है। अब ये क्या होता है, इस इतने कम टेम्परेचर पे क्या होगा, इन बादलों पर और अत्यधिक ठंड में रासायनिक अभिक्रियाएं काम करने लगती है और वो केमिकल रिएक्शन क्या करना शुरू कर देती है, इस ओजोन को तोड़ना शुरू कर देती है। वो जो क्लोरीन को, जिसको आपने सेटल्ड करके किस में कन्वर्ट किया था, HCl में ClO, में जो कन्वर्ट हो गई थी, ये वाली शांत रूप में चली गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, वापस से इन क्लाउड्स में क्या होता है बच्चा, फिर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है और वो क्लोरीन फिर से मुक्त हो जाती है और फिर वो गड़बड़ करना शुरू करती है। ओके, अब एक सोचने वाली ये बात है, एक है बच्चा ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन। व्हाट इज दिस BDC? मतलब ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन क्या कहता है कि जो ओजोन का निर्माण हो रहा है समताप मंडल के अंदर, कहते ओजोन का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण उसका विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक हो रहा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर का जो समताप मंडल है वहां पे ओजोन का निर्माण अधिक हो रहा है और वहां निर्माण के बाद, सपोज करो ये इसने बोला ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। कह रहे ओजोन बन यहां पे रही है और यहां बनने के बाद ये ध्रुवों की ओर परिवहित होती है। इसी को हम बोलते हैं ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन। यही है बच्चा, बनती कहां पे है, इन क्षेत्रों के ऊपर, और बनने के बाद किधर परिवहित होती है, ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर परिवहित होती है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का आधार तैयार करते हैं जो कि फर्दर क्या करते हैं, ओजोन को क्षरण करने वाले जो पदार्थ है जो शांत अवस्थाओं में बदले जा चुके थे या निष्क्रिय अवस्थाओं में कन्वर्ट कर दिए गए थे, वापस से वो एक्टिव हो जाते हैं और रासायनिक जो अभिक्रियाएं होना शुरू हो जाती है और ओजोन का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई। अब ये ओजोन परत का क्षरण, ये हमारा मुद्दा कब सामने आया कि भैया ओजोन परत तो बड़ी रक्षा कवच की तरह काम करती है और इसका क्षरण हो रहा है। तो 1975 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी बच्चा। पहली बार हमें उस रिपोर्ट में यह बोला गया था कि समताप मंडल के अंदर जो आपकी ओजोन लेयर है उसका क्षरण हो रहा है और उसके हानिकारक दुष्प्रभाव, क्योंकि दो तरह की चीजें है बच्चा। देखो, ओजोन वाला जो मामला है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, और एक दूसरा आप बोलते हो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस का मुद्दा जो आप बोलते हो, ग्रीन हाउस गैस, और आप जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो। आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। जैसे ही हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन का पता चला, नासा की रिपोर्ट आई, विद इन अ डिकेड, एक दशक के अंदर, एक दशक के आसपास ही, 1975 में रिपोर्ट आई, 1985 में आपका वियना कन्वेंशन आ जाता है। कहता है भैया ओजोन को क्षरण करने वाले जो पदार्थ है उनके बारे में पता लगाओ, अनुसंधान करो, कौन से, इमीडिएटली रोकना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन अगर परत के अंदर छेद हो गया तो क्या होगा, पृथ्वी पर काफी विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो इमीडिएटली सब एक्टिव हो गए और फिर जब पता चला ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थ कुछ विशेष इंडस्ट्रीज से पैदा होती है, ठीक है, और उन विशेष इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास ऑप्शंस भी है कि हम क्या कर सकते हैं, उन ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों को रिप्लेस भी किया जा सकता है किसी दूसरे पदार्थ से। और वो इंडस्ट्रीज भी बड़ी बिग इकोनॉमिक स्केल की इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो ये मुद्दा इमीडिएटली हम इस पे कंट्रीज तैयार हो गई, और क्योंकि इसके हार्मफुल इंपैक्ट भी काफी ज्यादा थे तो एकदम से तुरंत एक्टिव होके और इसको बोला भैया नहीं, इन पदार्थों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू करो। लेकिन जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये देशों के बीच में उतनी सहमति नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है या जिस इंडस्ट्रीज से हो रहा है वो बिग स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। जिन इंडस्ट्रीज से वो पदार्थ रिलीज हो रहे हैं वो सीधा आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं।
समझ गए। और इनिशियली उन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो डेवलप्ड नेशंस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और अभी भी बहुत सारी हमारे जैसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन है, अभी भी आपकी इकोनॉमी का बेस है। आर्थिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, तो वहां पे इतनी जल्दी सहमति नहीं बन पा रही। बड़ा इंपैक्ट है, इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट डिफरेंट है। ये क्या था, छोटा सा एक इंडस्ट्री है, कुछ सर्टेन टाइप की इंडस्ट्रीज है, और हमारे पास ऑप्शंस भी है, तो एग्री कर गए। ये बात भी ध्यान रखना। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वाले मुद्दों पर हमारी ऐसी सहमति नहीं बन पा रही। और दूसरा, एक और बड़ी बात, ओजोन लेयर डिप्लीशन इंस्टेंट आपको इंपैक्ट कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग पे फिर हमें लगता है ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, 20, 30, 50, 100, 150 सालों में जाके उसके इंपैक्ट नजर आएंगे। एक पक्ष वो भी है। तो फिर 1975 में नाश्ता की रिपोर्ट आती है, फिर 1985 के अंदर क्या होता है, वियना कन्वेंशन आती है। इसका क्या था, ये वियना कन्वेंशन क्या कहती है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, ओजोन क्षरणकारी पदार्थ है, उनका पता लगाओ, अनुसंधान करो। और फिर 2 साल बाद ही 1987 में आ गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल बाध्यकारी, ये एक तरह का समझौता था, संधि थी, और जिसमें देशों को बोला गया कि आपको ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्सर्जन को धीरे धीरे कम करना होगा, और उनके आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली विकल्प तलाशने होंगे। तो ये कहती है मॉन्ट्रियल। तो कहते हैं 1987 के अंदर ये हस्ताक्षर के लिए खोली गई, और 1989 में ये लागू भी हो गई। ओके, उद्देश्य क्या है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे, धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है उससे। समय सीमा क्या दी गई, विकसित देश वर्ष 2000 तक उन पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे, और विकासशील देशों के लिए बोला गया साल 2010 तक। विकसित और विकासशील देशों के लिए हमने ये टारगेट ईयर को चेंज क्यों किया, आप भी जानते हो बच्चा, है ना। ये डेवलप्ड नेशंस है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, और ये डेवलपिंग नेशंस है, अभी ग्रो कर रहे हैं। इमीडिएटली अगर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो क्या है, अभी हुआ ही नहीं। ओके, फिर 1999 में एक बीजिंग समझौता भी आया। उसमें हमने क्या बोला, इसके तहत हमने बोला हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी समाप्त करने की योजना बनाई। ये क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो भैया, शुरुआत में हम क्या कह रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये काफी डेंजरस है, इनको आप रिप्लेस करो। इनको हमने रिप्लेस करने की बात की हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कि भैया ये ओजोन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके स्थान पर हम उद्योगों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में ये पता चला, ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये क्या कर रहे हैं, ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ओजोन को नुकसान नहीं, लेकिन भैया ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, हरित ग्रह प्रभाव। यानी कि आप एक समस्या से बचे, ओजोन परत को तो आपने बचा लिया, बट ये क्या कर रहे हैं बच्चा, ये तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसमें कंट्रीब्यूशन है। मतलब आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, तो एक प्रॉब्लम का पूर्ण सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसकी जगह जब ये लेके आए, ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये किसको कर रहे हैं बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। तो फिर हमने बोला भैया इनको भी हटाओ, किनको, HCFCs को भी हटाओ, समझाते हैं इसी को। तो देखो कहानी क्या है, HFCs या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की क्या समस्याएं हैं। कहते हैं CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या करते हैं, आपने पूरी वो रिएक्शंस देख ली, आपने ओजोन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको बोला जाता है ओजोन का किलर, ठीक है। लेकिन इसका कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं था इतना।
इसको हमने रिप्लेस किया किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हमने इसको रिप्लेस किया। किसको? कि भैया इससे ओजोन का नुकसान हो रहा है, एक काम करो इसकी जगह इसका इस्तेमाल करो, इसकी जगह इसका इस्तेमाल कर लो। अब इसका इस्तेमाल किया, इसके साथ समस्या क्या है? ओजोन को तो कोई नुकसान नहीं है, ओजोन के लिए तो ये क्या है? सेफ है, ओजोन के लिए सेफ है। बट समस्या क्या है? समस्या ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी। समझ रहे हो? तो उद्योगों ने सीएफसी की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना शुरू किया। नई समस्या क्या पैदा हो गई? एचएफसी ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन देखो क्या कह रहा है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले पदार्थ है। बड़ी समस्या है। तब समाधान की आवश्यकता। अब देखो हुआ क्या, ओजोन तो बच गई लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ये बड़ी समस्या हो गई। इसलिए हम क्या कहते हैं, विकल्प ऐसे हो, पता चले एक जगह से प्रॉब्लम से निकले और दूसरी जगह प्रॉब्लम में जाके फंस गए। तो ऐसे समाधान जिंदगी में भी नहीं करने चाहिए बच्चा, समझो। फिर साल 2016 जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उसी क्रम में आगे किगाली समझौता आता है। क्या नाम है? किगाली समझौता। बेसिकली अफ्रीका का एक देश रवांडा है, वहां पे है किगाली। उसमें फिर साल 2016 में मीटिंग होती है और इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया जाता है। अब ये देखो बच्चा, चरणबद्ध हम बार बार क्यों लिखते हैं? फेज आउट करेंगे, फेज आउट करेंगे। फेज आउट का मतलब होता है चरणबद्ध। तो हम चरणबद्ध क्यों बोलते हैं, इमीडिएटली क्यों नहीं कर देते? उसका रीजन है, अभी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है बच्चा, अरबों रुपये की इंडस्ट्रीज ऐसी है जो क्या है, इन्हीं केमिकल पे बेस्ड है। और अगर आज आपने इमीडिएटली ये डिसीजन ले लिया कि इनको समाप्त कर दो, तो वो तो सारी इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। तो फिर हम टारगेट देते हैं देशों को, एक काम करो, आपको धीरे धीरे हम समय दे रहे हैं, आने वाले इतने साल में ये कर लेना, इतने साल में ये कर लेना, और फाइनली आपको फला ईयर तक आपको इनको क्या करना है? समाप्त करना होगा। टाइम भी तो देना पड़ेगा ना इंडस्ट्रीज को, लोगों के पैसे लगे हैं बच्चा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, और ताकि हमें क्या हो जाए, कुछ सस्टेनेबल ऑप्शंस मिल जाए, कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, जिससे कि प्रॉब्लम को हम टैकल कर पाए। तो लागू कब हुई है? 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गई और भारत ने भी इसको सहमति दी है। अब ये कहता है श्रेणीकरण, और भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी सहमति भारत ने दी थी बच्चा। देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर इसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके अंदर बच्चा? किगाली वाले, उसमें 3 कैटेगरी बना दी हमने, 3 कैटेगरी बना दी, उसके अंदर देशों को डालना शुरू किया। तो हमने ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप 2 बनाया और ग्रुप 3 बनाया। ग्रुप 1 के अंदर बिल्कुल डेवलप्ड नेशंस आ गए, यूएसए आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गया, जापान आ गया, इसको शामिल कर दिया। ग्रुप 2 के अंदर जैसे चाइना है, ब्राजील है, इनको शामिल कर दिया। और ग्रुप 3 के अंदर हमने भारत, पाकिस्तान, खाड़ी के जो देश है उनको शामिल किया। अब इनके लिए हमने टारगेट ईयर तय किए। टारगेट ईयर मतलब आप कब तक फेज आउट करना है। इस समूह 1 के लिए हमने बोला साल 2036 तक आपको करना होगा। ओके, समूह 2 को 2045 तक, और समूह 3 जिसमें भारत है 2047 तक। ये तो हमने क्या दिया बच्चा इनको? टारगेट ईयर, आपको कब तक उसको फेज आउट करना है। इसमें कुछ और टेक्निकल शब्द भी है, हमने कुछ शब्द यूज किए हैं। बेस लाइन ईयर, कई बार आएंगे आपको न्यूज़पेपर में भी, करंट अफेयर में भी सुनने को। फिर सेकंड है फ्रीजिंग ईयर, और थर्ड है टारगेट ईयर। तो बेस लाइन ईयर क्या है, फ्रीजिंग ईयर क्या है, और टारगेट ईयर क्या है, इन तीनों के बीच का अंतर समझते हैं। कहता है बेस लाइन ईयर क्या है? वह साल है जिसके उत्पादन और खपत को आप आधार बनाओगे। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज में सुना होगा ना, 1990 को आधार वर्ष बनाया गया विकसित देशों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में।
विकासशील देशों के लिए हमने साल 2005 को आधार वर्ष बनाया था, यानी कि आपका प्रोडक्शन कितना था, है ना, जिसके उत्पादन और खपत को आप आधार बना रहे हो कि इसके बाद आपको और ज्यादा नहीं करना, कम ही करना है। समझ गए? तो ये उत्पादन और खपत को जब आप आधार बनाते हो, तो भारत के लिए इसको बनाया गया साल 2024 से 26 के बीच के, मतलब ये हमारा आधार वर्ष की तरह काम करेगा। मतलब इस टाइम पे हम कितना उत्पादन और कितना खपत कर रहे हैं। फ्रीजिंग वर्ष क्या कहता है? इसके आगे उत्पादन नहीं बढ़ सकता, कि अब उससे ज्यादा लेवल पे आप उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे। ये फ्रीजिंग ईयर है। तो भारत के लिए फ्रीजिंग ईयर क्या है बच्चा? साल 2028। 2028 के बाद भारत क्या है, क्या नहीं करेगा बच्चा? और ज्यादा जितना प्रोडक्शन कर रहा है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। फिर होता है लक्ष्य ईयर। लक्ष्य ईयर मतलब कब तक आप उसको क्या कर दोगे? पूर्ण रूप से कटौती कर दोगे। लक्ष्य वर्ष है जैसे भारत के लिए साल 2047। तो आपको ये तीनों शब्दावलियां याद रखनी पड़ेगी बच्चा। बेसलाइन ईयर, फ्रीजिंग ईयर और उसके बाद टारगेट ईयर। तीनों को मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया। आप इन तीनों शब्दावलियों को याद रखेंगे। फ्रीजिंग ईयर ये आधार वर्ष वो है जिसको आप आधार बना रहे हो। फ्रीजिंग ईयर वो है जिसमें आप ये कह रहे हो अब इससे ज्यादा हम और उत्पादन नहीं करेंगे। और टारगेट ईयर वो है कि आप कब तक कटौती करोगे। ठीक है, बोलो, ये बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हमारी हुई थी नासा की रिपोर्ट 1975, 1985 में फिर वियना, 1987 में फिर मॉन्ट्रियल, फिर बीच बीच में और भी इनमें संशोधन होते रहे, जैसे बीजिंग वाला आ गया। बीजिंग 1999। बीजिंग में क्या करे? अरे भैया, जिस आप सीएफसी को आपने जिस एचएफसी से रिप्लेस किया था, वो एचएफसी तो ग्रीन हाउस गैस निकली, ओजोन को तो बचा लिया, क्लाइमेट चेंज की समस्या पैदा हो गई। फिर किगाली आता है, किगाली में भी आप कह रहे हो भैया हटाओ इसको। और फिर किगाली में तो देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, और सबके लिए फिर बेसलाइन ईयर अलग है, फ्रीजिंग ईयर अलग है और टारगेट ईयर अलग है। चलो, भविष्य में फिर आप बोलोगे सर जी आप इस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी तो रिप्लेस कर रहे हो। किससे रिप्लेस करोगे? हमारे पास इंडस्ट्रीज के पास विकल्प क्या है? तो विकल्प के रूप में बोलते हैं हमारे पास कुछ और हाइड्रोकार्बन्स है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन है। हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन, हाइड्रोकार्बन्स उदाहरण है इसके बच्चा, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है। समस्या क्या है इसमें? लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन की समस्या क्या है? इनमें विस्फोट का जोखिम है। सपोज करो आज आपने एसी के अंदर, आपने फ्रिज के अंदर या जिस भी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस है जिनमें आज आप हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज कर रहे हो, कल आपने बोला उसमें हाइड्रोकार्बन्स को यूज करना शुरू कर दो। किनको? ब्यूटेन को, प्रोपेन को, इनको यूज करना शुरू कर दो। लेकिन समस्या क्या है? ये विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। आपके घर का फ्रिज ब्लास्ट कर जाए, एसी ब्लास्ट कर जाए, है ना, जान का जोखिम है ना। तो ऐसे विकल्प तो नहीं अपनाएंगे। फिर दूसरा विकल्प क्या है? हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन है। हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन है, यह अमेरिका द्वारा विकसित एक तकनीक है। अब समस्या क्या है? अत्यधिक महंगी है और अमेरिका का इस पर पेटेंट भी है बच्चा। एक अच्छा विकल्प क्या है? HFO एक बेहतर विकल्प है। अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन अमेरिका का पेटेंट है। समझे? तो फिर आपने पेटेंट कानून सुने ही होंगे कैसे काम करते हैं। तो इसके सेकंड हमारे पास भविष्य का विकल्प ये हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ये है क्या? कई बार आपने नाम सुना होगा ना, आईपीसीसी की रिपोर्ट निकली है, आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट निकली है। तो दरअसल 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएन की संस्था, और विश्व मौसम संगठन,
विश्व मौसम संगठन। और इधर क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक ये है बच्चा। इन दोनों ने वर्ष 1988 में किसको एस्टेब्लिश किया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये करता क्या है ना, इसकी भूमिका क्या है, आईपीसीसी की भूमिका क्या है। दरअसल ये कोई खुद से वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता, कोई साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने वाली ये बॉडी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी क्लाइमेट और क्लाइमेट के जितने भी एस्पेक्ट्स है, उन पे जितने भी रिसर्च हो रही है, स्टडीज हो रही है, उनको कंपाइल करता है। भाई आप सपोज करो आप कोई साइंटिस्ट है, आप क्लाइमेट को और उसके कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हो, किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, आप कुछ स्टडीज कर रहे हो, आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, उन सारी स्टडीज को, साइंटिफिक रिसर्च को एक साथ लेके आता है ये। तो यह स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया भर में होने वाले अनुसंधानों का कंपाइलेशन करता है। अब इसके 3 ग्रुप बनाए गए हैं। इसका है पहला वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 और फिर है वर्किंग ग्रुप 3। ओके, तो वर्किंग ग्रुप 1 क्या करता है, क्लाइमेट चेंज का जितना भी फिजिकल साइंस है, क्लाइमेट चेंज के पीछे का जो भौतिक विज्ञान है, ये सारे काम उसी पे। इस ग्रुप के क्या काम दिए गए, क्लाइमेट चेंज और उसका पूरा साइंस है, उसको समझो, समझाओ, बताओ क्या है, कैसे है। फिर जो दूसरा है वर्किंग ग्रुप 2 है, ये क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और अनुकूलन जैसे विषयों की बात करता है। और वर्किंग ग्रुप जो 3 है, ये मिटिगेशन, न्यूनीकरण है बच्चा, है ना, इसको न्यूनीकरण लिखेंगे। मिटिगेशन होता है न्यूनीकरण, न्यूनीकरण ये उसके मिटिगेशन पे बात करता है, मिटिगेशन की बात करता है। तो 3 ग्रुप है बच्चा इसके, एक क्लाइमेट चेंज की साइंस को स्टडी कर रहा है, एक क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एक क्या बता रहा है हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। तो आपने कई बार नाम सुना होगा, आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी के कार्यकारी समूह 3 की फला रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी के कार्यकारी समूह 1 की रिपोर्ट आई है। तो 1 का मतलब क्या है, अगर वो रिपोर्ट आ रही है तो वो क्लाइमेट चेंज की साइंस को समझा रही है आपको, इधर जो आ रही है तो वो आपके इंपैक्ट को बता रही है, और जो तीसरी आ रही है तो आप कैसे लड़ोगे उसके ऊपर बता रही है, आपके पास क्या रास्ते हैं। ठीक है, तो आईपीसीसी को याद रखेंगे बच्चा। अब ये आईपीसीसी कर क्या रहा है, आईपीसीसी ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री तैयार कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री का काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, यह देशों को उनके नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री बनाने में मदद करता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री बनाने में, मतलब जैसे सपोज करो इंडिया को ही बोलना है, भाई हमें बताओ ग्रीन हाउस गैसेज या जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या क्या, कौन कौन सी गैस है, क्या रोल प्ले कर रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों की पूरी सूची तैयार करने में मदद करेगा। यह उस देश को यह पूरा समझने में, कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि आपके देश से कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, यह निर्धारित करना कि कितनी मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। ये सारा काम में कौन हेल्प करता है, ये आपका आईपीसीसी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें इसका विशेषज्ञता है। ओके, निष्कर्ष क्या है, ओजोन परत का संरक्षण विज्ञान, कूटनीति और निगरानी का एक सफल उदाहरण। ठीक है, तो ये सारे काम किस किस के हैं, आईपीसीसी के ही काम है बच्चा। कब बनी, 1988 में बनी। क्या यूएन की संस्था है, यूपीएससी पूछ लेगा, क्या ये यूएन की संस्था है, यस, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ है ना, ये यूएन के ही निकाय है, उन्होंने ही स्टैब्लिश किया है, तो यस यूएन की ये बॉडी है। तो ये पूरा काम हो गया आईपीसीसी का। ठीक है, किस तरीके से काम करती है, ये ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री तैयार करने में हेल्प करती है। फिर आता है, ये तो हम इंटरनेशनल लेवल की बातें कर ली बच्चा हमने, अब हम नेशनल लेवल पे हमने क्या किया, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की अगर रणनीति की बात करें, भारत अपने स्तर पे क्या कर रहा है। तो हमारा भारतीय स्तर पे हम क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और फिर
राज्य भी अपने स्तर पे स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज बनाते हैं, ठीक है, लेकिन रूपरेखा क्या होती है, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसी के अनुरूप स्टेट वाले भी अपना डेवलप कर रहे हैं, मतलब मार्ग निर्देशिका का काम ये है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, हिंदी में इसको ये बोलते हैं, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान है। यानी कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से अगर लड़ना है तो भारत क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं। तो ये कब आया बच्चा, इसकी उत्पत्ति और जो ये जनादेश है ये आया साल 2008 के अंतर्गत आया। किसके द्वारा लेके आया गया, प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। अब कहते हैं इसका उद्देश्य क्या है। अब ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए बच्चा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कैसे लड़े, उसको कैसे मैनेज करे, ये सारी चीजें ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। किस तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऊर्जा क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो संवेदनशील पारितंत्र है उनके लिए हमें क्या कार्य योजना अपनानी पड़ेगी, कृषि में हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, कृषि में क्या कुछ बदलाव करना है, उन सब पे बातें कर रहा है ये। तो कहता है ये जागरूकता पैदा कर रहा है, जनप्रतिनिधि शामिल है इसके अंदर, सरकारी एजेंसियां, वैज्ञानिक समुदाय, औद्योगिक जगत और आम समुदाय, उन सबको क्या कहता है, सबके बीच में जलवायु परिवर्तन का खतरा और उनसे निपटने के कदमों के बारे में कि ये खतरा क्या है, मतलब थ्रेट क्या है, खतरा क्या है और हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, इन पूरे थ्रेट के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में जनप्रतिनिधियों, सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिक समुदायों, उद्योग जगत और आम लोगों के बीच में क्या करना बचा, जागरूकता पैदा करना है, ये इसका उद्देश्य है। अब ये काम होगा कैसे, ठीक है, तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसपे ये काम करता है। नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, पहली बात करता है बच्चा ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है, सबको शामिल करना होगा, गरीब और कमजोर वर्गों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब क्लाइमेट चेंज होगा और बच्चा जब इसके नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, तो नेगेटिव इंपैक्ट से अगर हम बात करेंगे कि रिच वर्सेस पुअर कौन ज्यादा प्रभावित होगा, अमीर लोग कम दुष्प्रभावित होंगे, गरीब लोग ज्यादा दुष्प्रभावित होंगे, उनके पास संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है, समझे इस चीज को। तो गरीब और कमजोर लोगों का भी संरक्षण करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और गरीबों में भी आप देखोगे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसमें एक समावेशी रणनीति की बात करी है, एक ऐसे विकास की रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो, समाज के कमजोर वर्गों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो समावेशी विकास, सबको साथ लेके चलने वाली ये कार्य योजना है, और पारिस्थितिकीय स्थिरता में गुणात्मक परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण के चलते आर्थिक विकास को पूर्णतः नजरअंदाज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, अपने तरीकों को कैसे बदल सकते हैं, कृषि के तरीकों को, हमारे नेचर के साथ छेड़खानी जो कर रहे हैं उन तरीकों में बदलाव लेके आना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को हमें दूसरे नजरिए से चलाना होगा ताकि क्या हो, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पक्ष भी स्थिर रहे और आर्थिक विकास भी चलता रहे। ये इसका पूरा आइडियोलॉजी है, ठीक है। फिर इसमें टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स आएंगे बच्चा बहुत सारे, ओके, तकनीकी परियोजनाएं हैं, मार्केट का पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर शामिल है, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको कैसे कैसे रेगुलेटरी और वॉलंटरी मैकेनिज्म को डेवलप करोगे, उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए अनुकूलन और मिटिगेशन के लिए आप कौन सी तकनीकों को अपनाने वाले हो, इन सारे पक्षों की वो बात करता है। देखते हैं अब। तो
हो क्या रहा है इसके अंदर बच्चा? इसमें विकासात्मक लक्ष्य है आपके, मैंने पहले ही बोला, डेवलपमेंट भी और पर्यावरणीय पक्ष और जलवायु पक्ष भी वो भी शामिल है बच्चा। तो एक सह लाभ है ना, को बेनिफिट हो। हम बच्चा कभी भी डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जब भी ये द्वंद आता है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, ना तो पूर्णतः इस पे फोकस किया जा सकता भैया डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते रहो, पर्यावरण की अनदेखी कर दो, या आप ये भी नहीं कह सकते भैया पूरा विकास रोक दो, सिर्फ पर्यावरण को सोचो। नहीं, हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। और उसी मध्यम मार्ग से आपके कंसेप्ट निकल के आता है सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट निकल के आता है आपका। ठीक है, तो कहता है नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज देश की महत्वपूर्ण और तत्काल जरूरतों को संबोधित करता है। यह उन उपायों की पहचान करता है जो जलवायु परिवर्तन को एड्रेस करते हैं और हमारे विकासात्मक लक्ष्यों और सह लाभों को बढ़ावा देते हैं। ये इसका पूरा खाका है बच्चा, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज का। अब इस नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे 8 मिशन है बच्चा, 8 मिशन है, आठों के नाम याद रखने होंगे। ठीक है, इसके कोर में 8 मिशन है। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन। सौर मिशन समझ गए आप, सौर ऊर्जा पे आधारित है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैटर्न को बदलना होगा। आप जीवाश्म ईंधन का ज्यादा उपयोग कर रहे हो, हमें धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन आ गया। दूसरा कहता है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब एनर्जी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना होगा। एनर्जी एफिशिएंसी वाला मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा बच्चा, पहले घरों के अंदर आप एक वो बल्ब का इस्तेमाल करते थे, है ना, वो बल्ब होता था ऐसे और उसके अंदर फिलामेंट होता था ऐसे ऐसे ऐसे, और आप बोलते थे भैया 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, पीले रंग की जो लाइट देता। अब सेम आपने उस बल्ब को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, एलईडी से बच्चा, है ना। इसको आपने किससे रिप्लेस किया, एलईडी से। और वो एलईडी कितने वाट की है, वो 20 वाट की है, और रोशनी भी पहले से ज्यादा बेहतर। तो क्या होगी, ये ऊर्जा दक्षता बढ़ गई। पहले जो आप 100 वाट का बल्ब ले रहे थे, 100 वाट का बल्ब ले रहे थे, रोशनी भी उतनी अच्छी नहीं थी, उसी 100 वाट का बल्ब को हमने रिप्लेस किससे किया, एलईडी लाइट से। और एलईडी में भी आप देख रहे हो 20 वाट की एलईडी 100 वाट के बल्ब से ज्यादा अच्छी, बढ़िया और अच्छी रोशनी दे रही है। तो इस तरीके से हमें अपनी देश के अंदर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि हमने कितना कर दिया बच्चा, 1/5 पे लेके आ गए हम। यहां कितना कंजप्शन हो रहा था और यहां कितना हो रहा है, और क्वालिटी भी देखो। तो यही बात है ये। तो उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत पर्यावास पर सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन है, मतलब हमारे जो आवास है वो सस्टेनेबल बने रहे। राष्ट्रीय जल मिशन है, जल संसाधनों को लेके, चौथा मिशन है। फिर हिमालयी क्षेत्र हमारा काफी नाजुक पारितंत्र है बच्चा, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए नेशनल मिशन है। फिर क्या कहते हैं, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ग्रीन इंडिया के लिए नेशनल मिशन है। एग्रीकल्चर के लिए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है। और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान पर, रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज पर भी एक मिशन है। तो ये 8 मिशन है, इन 8 मिशनों के नाम याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले भैया, प्रीलिम्स में किन्हीं 4 का नाम दे दे या 5 का नाम दे देगा, और उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक मिशन है। तो 8 के 8 नाम याद रखना। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चा, दोनों के तरीके से। इसका उद्देश्य क्या है, इस पे हमने जिक्र कर लिया, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, उसका भी हमने जिक्र किया। थोड़ा आगे चलते हैं। फिर हम फर्दर इसको सब क्लासिफाई कर लिया हमने। 8 मिशन को हमने ऊर्जा सुरक्षा और दक्षता पे मिशन कौन कौन से, राष्ट्रीय सौर मिशन और उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, 8 ये मिशन है ना बच्चा। इन 8 मिशन को हमने क्लब कर करके डाला है।
तो इन दोनों मिशन को हम ऊर्जा सुरक्षा और दक्षता के लिए मिशन है ये दोनों। सेकंड देखो, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन है। इसको हमने सतत आवास और जल संसाधन ये वाले हो गए। तो इसके अंदर हम बात किस किस की कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर बता देता हूं। राष्ट्रीय सौर मिशन के अंदर क्या है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है, ऊर्जा खपत को कम करना और दक्षता बढ़ाने के लिए नए तंत्र और प्रमाणन की व्यवस्था करना। सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन क्या कहता है, शहरों में ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन को टिकाऊ बनाना। हमारे जो सेटलमेंट्स है वो सस्टेनेबल होने चाहिए। फिर राष्ट्रीय जल मिशन क्या है, जल के संरक्षण पर है, जल अपव्यय को कम करना और समान वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, समय समय पर आपकी बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है बच्चा, ग्राउंड वाटर को लेके बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है, नीति आयोग की भी आई और सरफेस वाटर को लेके भी। तो वो रिपोर्ट्स भी आपकी काम की है। भूमिगत जल और सतही जल पर आपके पास जो भी आंकड़े मिले वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर ये जो कहता है हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखना, इसमें क्या मतलब है, हिमालय के ग्लेशियर्स और पर्वतीय पारिस्थितिकी की सुरक्षा करना। क्यों, अब हिमालय में देखो बच्चे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना टूरिज्म हो रहा है, कितना वेस्ट जनरेशन हो रहा है, ओके, कितना इंफ्रा डेवलप हो रहा है वहां पे। फिर हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है, बेसिकली हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मतलब है इंडिया का फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, वन आवरण को बढ़ाना और जैव विविधता का संरक्षण करना। सॉरी, ये हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन हुआ हमारा। आ रहा है समझ में? चलो, फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है, तो कहते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रति फसलों को अनुकूलन बनाना और खाद्य सुरक्षा करना। देखो क्लाइमेट चेंज आएगा तो बड़ा खतरा किस पे होगा, क्लाइमेट चेंज होने से बच्चा कहीं बाढ़ बढ़ जाएगी, कहीं सूखा आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एग्रीकल्चर को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। हो सकता है बहुत सारे कीटों का हमला हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हो जाए, तो उस पर आपको पहले से ही तैयार रहना है, तो आपकी पूरी कृषि प्रणाली बची रहे। क्योंकि देश में 140 करोड़ की आबादी है बच्चा, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो क्लाइमेट चेंज हमारी फसलों को फेलियर ना कर दे और देश के सामने एक खाद्य सुरक्षा का संकट ना पैदा हो जाए, इसके लिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का होना जरूरी है। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है बच्चा, आपके पास अनुसंधान, डेटा को शेयर करना, विज्ञान आधारित नीतियों का निर्माण करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डेटा आ रहे हैं, कलेक्ट करो, देखो आपके क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फर्दर फिर स्टडीज कंडक्ट करो, फर्दर फिर देखो क्या हमारे पास रास्ता है। ये सारी चीजें होगी इसमें, ओके। तो कार्यान्वयन का ढांचा क्या है इसका बच्चा, पूरा नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज। अब आपसे एक बात पूछता हूं, आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है उससे लड़ना? नहीं बच्चा, सरकारी क्षेत्र भी, निजी क्षेत्र भी, आम जनता भी, सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, समस्या सबकी है, सबको मिलकर लड़ना होगा। तो कहते हैं इसको इंप्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, है ना, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है आपकी, और उसके बाद सिविल सोसाइटीज है आपकी। आम जनता, कम्युनिटीज को, सरकार को, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, आम जनता आएगी, सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आना पड़ेगा बच्चा, सबकी साझा जिम्मेदारी है ये। तो योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन अद्वितीय लिंकेज और भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा और तभी हमें सक्सेस भी मिलेगी बच्चा। आप हर चीज के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमारा भी तो रोल है। हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सबको शामिल किया गया, सबकी जिम्मेदारियां इसमें तय की गई है।
साझा समस्या है, सबको मिलकर ही इससे लड़ना भी होगा। फिर क्या कहते हैं, वैश्विक तालमेल और प्रौद्योगिकी। आप देखो लगातार हमने लास्ट सेशन में भी ये जिक्र किया था बच्चों कि हमें पैसा और तकनीक दोनों की जरूरत है, और जो डेवलपिंग नेशंस है उनके सामने दोनों ही समस्या है, तकनीक का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपको कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी आपको रिक्वायरमेंट है इसमें। तो अनुसंधान और विकास को लेकर है, जैसे अनुसंधान हुआ, विकास हुआ, डेटा साझाकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उम्मीद है इसमें। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण है बच्चा, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण मतलब अगर सपोज करो अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है, यूरोप के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम हो, तो अब आपको हेल्प करना होगा। अब उन देशों को लगता है यार ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, मुफ्त में बांटने का क्या मतलब। और डेवलपिंग नेशंस क्या कहते हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी दो और हमें पैसा भी दो। तो बस ये है, पर्याप्त वित्त पोषण द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी स्थानांतरण। उसके बाद कहता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत वैश्विक आईपीआर व्यवस्था का समर्थन, है ना। ये सारे इसके पक्ष है जो जिनको शामिल किया गया है बच्चा। तो कुल मिला के ये हमारा, फिर इसी लाइन लेंथ पे आपने स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज बनाए। तो मोटा मोटा जो हमारा आज का पूरा विषय वस्तु थी, पूरी जो आज की विषय वस्तु थी वो ये थी, ओजोन परत, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली, इसमें हमने बेस लाइन ईयर, फ्रेजिंग ईयर, टारगेट ईयर की बात की, आईपीसीसी कब आई 1988, डब्ल्यूएमओ यूएनएपी के द्वारा, और नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज भारत का क्या है, साल 2008 में आया। तो इसके अंदर के 8 मिशन क्या है, 8 मिशन के बारे में हमने जिक्र किया। फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी रणनीति क्या है, क्रियान्वयन का ढांचा क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या उम्मीदें की जा रही है, इन सारे पक्षों पर कुल मिला के आज हमने बच्चा चर्चा की है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर एक और टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।